आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th फिजिकल एजुकेशन चैप्टर नंबर 7 विच इज़ फिजियोलॉजी एंड इंजरीज इन स्पोर्ट्स। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि हमारे इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक है फिजियोलॉजिकल फैक्टर डिटरमाइनिंग कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस, देन इफेक्ट्स ऑफ एक्सरसाइज ऑन कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम। थर्ड जो टॉपिक है वो है इफेक्ट्स ऑफ एक्सरसाइज ऑन मस्कुलर सिस्टम। फोर्थ टॉपिक है स्पोर्ट्स इंजरीज, क्लासिफिकेशन ऑफ स्पोर्ट्स इंजरीज, सॉफ्ट टिश्यू और जो हमारे बोन एंड जॉइंट इंजरी हैं। देन उसके बाद में फर्स्ट एड, एम एंड ऑब्जेक्टिव्स। स्टार्ट करेंगे चैप्टर के इंट्रोडक्शन से और पहले पॉइंट में जानेंगे कि फिजियोलॉजी क्या है। फिजियोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ हाउ ह्यूमन बॉडी फंक्शन। हमारी ह्यूमन बॉडी है वो किस तरह से फंक्शन करती है, उसकी स्टडी क्या कहलाती है, फिजियोलॉजी। हाउ द ऑर्गन सिस्टम, टिश्यू, सेल्स एंड मॉलिक्यूल्स वर्क टुगेदर टू मेंटेन आवर इंटरनल एनवायरनमेंट। किस तरह से जो हमारे ऑर्गन है, सिस्टम है, टिश्यू है, सेल है, मॉलिक्यूल्स हैं, ये एक साथ काम करते हैं हमारे इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन करने के लिए। ये भी हम किस में पढ़ते हैं, फिजियोलॉजी में पढ़ते हैं। उसके बाद में सेकंड पॉइंट है रेगुलर एक्सरसाइज इंप्रूव द फंक्शनिंग ऑफ डिफरेंट सिस्टम ऑफ आवर बॉडी। अगर हम रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो जो हमारे डिफरेंट सिस्टम हैं लाइक सर्कुलेटरी सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, तो इनकी जो फंक्शनिंग है वो इंप्रूव हो सकती है। थर्ड पॉइंट कहता है इंजरी कैन बी अकर टू एनीवन एनी टाइम एनीवेयर, प्रॉपर मेडिकल केयर इज इंपॉर्टेंट एट दैट टाइम। देखिए जो इंजरी है वो किसी को भी हो सकती है, किसी भी समय हो सकती है और कहीं भी हो सकती है। सो प्रॉपर मेडिकल केयर बहुत इंपॉर्टेंट है उस समय पर जिस समय पर इंजरी होती है किसी व्यक्ति को। फोर्थ पॉइंट है स्पोर्ट्स मेडिसिन। स्पोर्ट्स मेडिसिन जो है वो मेडिसिन की ब्रांच है जो कि डील करती है फर्स्ट एड, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट ऑफ स्पोर्ट्स इंजरीज। अगर किसी स्पोर्ट्स पर्सन को इंजरी होती है तो जो स्पोर्ट्स मेडिसिन है ये क्या करती है, डील करती है, फर्स्ट एड प्रोवाइड करती है स्पोर्ट्स पर्सन को, डायग्नोस करती है उसकी इंजरी को और ट्रीटमेंट प्रोवाइड करती है। शुरुआत करेंगे पहले टॉपिक से, फिजियोलॉजिकल फैक्टर डिटरमाइनिंग कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस। वो कौन से फिजियोलॉजिकल फैक्टर हैं, वो कौन से हमारी बॉडी के इंटरनल फंक्शनिंग फैक्टर्स हैं जो कि डिटरमाइन करते हैं, निर्धारित करते हैं या फिर कह सकते हैं इफेक्ट डालते हैं कंपोनेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस पर। तो यहाँ पर कंपोनेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस कौन से हैं, एंड्योरेंस, स्ट्रेंथ, स्पीड, फ्लेक्सिबिलिटी, कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज। ये 5 होते हैं फिजिकल फिटनेस के कंपोनेंट्स। तो हम एक एक के ऊपर बात करेंगे इंडिविजुअली कि फिजियोलॉजिकल फैक्टर कौन से होते हैं जो कि डिटरमाइन करते हैं एंड्योरेंस, कौन से फिजियोलॉजिकल फैक्टर होते हैं जो कि डिटरमाइन करते हैं स्ट्रेंथ। इस तरह से हम पांचों के ऊपर बात करेंगे, पांचों के फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे। एंड्योरेंस इज द एबिलिटी ऑफ बॉडी टू रेसिस्ट फैटीग। एंड्योरेंस क्या है, एबिलिटी है बॉडी की जो कि थकान को रेसिस्ट करता है, थकान के अगेंस्ट वर्क करता है। जितना ज़्यादा एंड्योरेंस होगा उतना थकान कम होगी। बात करते हैं फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स डिटरमाइनिंग एंड्योरेंस। वो कौन से फिजियोलॉजिकल फैक्टर हैं जो कि एंड्योरेंस को निर्धारित करते हैं या फिर कह सकते हैं इफेक्ट डालते हैं एंड्योरेंस पर। तो पहला है एरोबिक कैपेसिटी। एरोबिक कैपेसिटी क्या है, कैपेसिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू वर्क लॉन्ग ड्यूरेशन विद लो स्पीड। लंबे समय तक और कम स्पीड पर, लो स्पीड पर काम करने की कैपेसिटी क्या कहलाती है, एरोबिक कैपेसिटी। नेक्स्ट है पल्मोनरी डिफ्यूजन। पल्मोनरी डिफ्यूजन क्या है, एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन लंग्स एंड ब्लड। देखिए एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड मतलब O2 एंड CO2 का एक्सचेंज होता है लंग्स और ब्लड के बीच में। लंग्स का जो लास्ट स्टेशन होता है वो होता है एल्वियोली। एल्वियोली में और ब्लड कैपिलरीज के बीच में एक्सचेंज होता है, उसको पल्मोनरी डिफ्यूजन कहते हैं। एक्सचेंज जो होता है वो क्या होता है, O2 और CO2 के बीच में। अब देखिए जितना O2 बॉडी में जाएगा, जितनी ऑक्सीजन बॉडी को मिलेगी, बॉडी है वो उतनी थकान को दूर कर पाएगी, मतलब उतना रेसिस्ट कर पाएगी फटीग को। नेक्स्ट इज मैक्सिमम ऑक्सीजन अपटेक, VO2 मैक्स। इट इज द हाईएस्ट रेट एट विच ऑक्सीजन कैन बी टेकन अप एंड कंज्यूम्ड बाय द बॉडी ड्यूरिंग इंटेंस एक्सरसाइज। जब भी कोई इंसान बहुत ही इंटेंस एक्सरसाइज करता है तो नीड ऑफ ऑक्सीजन क्या होती है, बढ़ जाती है, O2 की नीड बढ़ जाती है और बॉडी जो है वो मोर O2 कंज्यूम करने लगती है। तो जब जो रेट है ऑक्सीजन का इनटेक करने का और कंज्यूम करने का वो हाईएस्ट होता है तो उसे कहते हैं मैक्सिमम ऑक्सीजन अपटेक। नेक्स्ट है लैक्टेट थ्रेशोल्ड। लैक्टेट थ्रेशोल्ड क्या होता है, जब भी हम कोई एनारोबिक एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे होते हैं उस दौरान हमारे ब्लड में लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हो रहा होता है और उस लैक्टिक एसिड को टॉलरेट करने की जो एबिलिटी होती है वो होती है लैक्टेट थ्रेशोल्ड। मैं दोबारा बता देता हूं, जब भी हम कोई एनारोबिक एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे होते हैं उस समय हमारे ब्लड में लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हो रहा होता है और उस लैक्टिक एसिड को टॉलरेट करने की जो एबिलिटी होती है वो होती है लैक्टेट थ्रेशोल्ड। नेक्स्ट है रेड मसल फाइबर। जो रेड मसल फाइबर है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन को कैरी कर सकता है और हेल्पफुल होता है एरोबिक एंड्योरेंस में। तो ये कहावत है फिजिकल एजुकेशन के अंदर कि जितने ज़्यादा रेड मसल फाइबर होंगे उतना ही ज़्यादा एंड्योरेंस होगा। तो रेड मसल फाइबर इज ऑल्सो नोन एज एंड्योरेंस फाइबर। एंड्योरेंस फाइबर।
तो ये याद रखें। देन हाइड्रेशन, एंड्योरेंस एक्टिविटी कॉज स्वेटिंग एंड लॉस ऑफ इंपॉर्टेंट मिनरल्स, दस सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड विच हेल्प्स टू इम्प्रूव एंड्योरेंस। देखिए, जब भी हम एंड्योरेंस एक्टिविटी कोई भी करते हैं, भागते हैं, हम लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग करते हैं, साइकिलिंग करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि स्वेटिंग होती है, पसीना आता है बहुत ज़्यादा, और पसीने के थ्रू हमारे बहुत सारे जो मिनरल्स हैं वो भी बॉडी से आउट हो जाते हैं, मतलब उनका लॉस हो जाता है हमें। तो उस समय हमें सफिशिएंट लेवल ऑफ वाटर चाहिए, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए, जिससे क्या है, जो हमारा ऑक्सीजन है वो बॉडी के अंदर जा सके। तो जितना ऑक्सीजन बॉडी में अंदर जाएगा उतना ही जो एंड्योरेंस है वो इम्प्रूव होगा। सो सफिशिएंट अमाउंट में वाटर का बॉडी के अंदर होना हाइड्रेशन कहलाता है, हाइड्रेशन लेवल अप कहलाता है। देन ये कह सकते हैं हम डिहाइड्रेशन किसे कहते हैं, जब स्वेटिंग होती है और बहुत सारे मिनरल्स जो होते हैं लॉस हो जाते हैं और हमारी बॉडी में जो वाटर का अमाउंट होता है वो कम हो जाता है बहुत ज़्यादा, उसे कहते हैं डिहाइड्रेशन लेवल। उसकी वजह से हमें कई बार चक्कर आने लगते हैं, कई बार सफोकेशन फील होने लगती है। नेक्स्ट है कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट क्या है? कार्डियक आउटपुट इज द सिंपली द अमाउंट ऑफ ब्लड पंप्ड बाय हार्ट पर मिनट। देखिए, जो हमारा हार्ट है उससे 1 मिनट में जितना ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो पंप्ड आउट होता है, उस अमाउंट को कहते हैं कार्डियक आउटपुट। अब जितना ऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप आउट होगा उतना ज़्यादा ऑक्सीजन हमारी बॉडी में पहुंच पाएगा अलग अलग पार्ट्स में, सो जो एंड्योरेंस है वो उतना ही ज़्यादा इंक्रीज होगा। स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ इज द एबिलिटी टू ओवरकम रेजिस्टेंस और एक्ट अगेंस्ट रेजिस्टेंस। तो ये क्या है? स्ट्रेंथ क्या है? एबिलिटी है जो कि काबू पा लेती है रेजिस्टेंस के ऊपर, या फिर कह सकते हैं कि एक्ट करती है अगेंस्ट रेजिस्टेंस। नेक्स्ट है फिजियोलॉजिकल फैक्टर डिटरमाइनिंग स्ट्रेंथ। वो कौन से फिजियोलॉजिकल फैक्टर हैं, वो कौन से इंटरनल फैक्टर हैं, वो कौन से फंक्शनिंग फैक्टर हैं हमारी इंटरनल बॉडी के, जो कि डिटरमाइन करते हैं, इफेक्ट डालते हैं स्ट्रेंथ पर। तो पहला है मसल कंपोजिशन। मसल कंपोजिशन कहता है कि हमारी बॉडी में 2 तरह के फाइबर पाए जाते हैं, फास्ट ट्विच फाइबर और स्लो ट्विच फाइबर। जिस मसल में फास्ट ट्विच फाइबर की परसेंटेज ज़्यादा होगी, मतलब इन कंपैरिजन टू स्लो ट्विच फाइबर, जिस भी मसल के अंदर आपके जो परसेंटेज है फास्ट ट्विच फाइबर का वो ज़्यादा होगा, वो ज़्यादा स्ट्रेंथ प्रोड्यूस करेगा। नेक्स्ट है साइज ऑफ द मसल। ये जो हमारा पॉइंट है ये कहता है कि जितना बड़ा मसल का साइज होगा, लार्ज साइज होगा, उतनी ही ज़्यादा अमाउंट में, बिगर अमाउंट में, लार्जर अमाउंट में हमारी जो मसल है वो फोर्स प्रोड्यूस करेगी। और जो मसल का साइज है वो विद द हेल्प ऑफ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट मेथड ऑफ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, साइज ऑफ मसल जो है वो इंक्रीज किया जा सकता है। नेक्स्ट इज बॉडी वेट। बॉडी वेट का और स्ट्रेंथ का पॉजिटिव रिलेशन है, और जितना ज़्यादा हैवी वेट होगा उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्गर एक इंडिविजुअल होगा इन कंपैरिजन टू लाइटर वेट। मतलब कि जो लाइट वेट वाला होगा उसके कंपैरिजन में हायर वेट वाला, हैवी वेट वाला स्ट्रॉन्ग होता है। ये जो फैक्टर है ये स्पेशली ट्रेंड एथलीट्स के लिए है इन कंपैरिजन टू नॉर्मल पर्सन। जो ट्रेंड एथलीट्स होते हैं, अगर उनका जो वेट है वो हायर होता है, मतलब अगर वेट हायर होगा तो मसल का साइज भी बड़ा होगा, मसल का साइज बड़ा होगा तो स्ट्रेंथ ऑटोमेटिकली होगी, और अगर स्ट्रेंथ होगी मसल में तो बॉडी इन कंपैरिजन टू लाइटर पर्सन, जो लाइट वेट होगा उसके कंपैरिजन में स्ट्रांग होगा। देन नेक्स्ट है इंटेंसिटी ऑफ नर्व इंपल्स। नर्व इंपल्स है हमारी, ये क्या है सबसे पहले जानते हैं। तो नर्व इंपल्स है ब्रेन मैसेज टू स्केलेटल मसल। तो जितना इंटेंसिटी हाई होगी नर्व इंपल्स की, उतनी ही तगड़ी, उतनी ही पावरफुल कॉन्ट्रैक्शन होगी, और जितनी पावरफुल कॉन्ट्रैक्शन होगी मसल के अंदर उतनी ही हायर लेवल की स्ट्रेंथ होगी। तो सीधा सीधा जो आपकी न्यूरोमस्कुलर रिस्पॉन्स है, जिसे हम इंपल्स भी कहते हैं, वो डिटरमाइन करता है स्ट्रेंथ को। मतलब अगर आपके गाल पर एक मच्छर बैठा हुआ है और आपके ब्रेन ने आपके जो हाथ हैं इसको मैसेज पहुंचाया कि भाई मच्छर जो है वो काट रहा है, तो हाथ क्या करते हैं, ऑटोमेटिकली फुल जो आपका कॉन्ट्रैक्शन होता है, क्योंकि आप हाथ को उठाते हैं, उसके बाद में आप जब अपने खुद के थप्पड़ मारते हैं तेज से, तो वो जो स्ट्रेंथ होती है वो हाई लेवल की होती है, तभी तो चटाक से आवाज़ आती है और कितनी तेज लगता है गाल पर। तो वो क्या है, आपकी नर्व इंपल्स इंटेंसिटी हाई रहती है, क्योंकि वो रिएक्शन देखा है आपने कितनी स्पीड में आता है और कितनी फुल ऑफ स्ट्रेंथ रहता है। देन एडिक्वेट एनर्जी। एडिक्वेट एनर्जी, ग्रेटर नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन मसल, यहाँ पर एन है, ग्रेटर नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन मसल फाइबर प्रोड्यूस मोर एनर्जी एंड स्ट्रॉन्गर एंड लॉन्गर द मसल कॉन्ट्रैक्शन। देखिए, जो जब आपकी बॉडी में प्रॉपर लेवल की एनर्जी रहेगी तो मसल कॉन्ट्रैक्शन होगी वो उतनी ही लंबी होगी, लॉन्गर होगी और स्ट्रॉन्गर होगी। नेक्स्ट है फिजियोलॉजिकल फैक्टर डिटरमाइनिंग स्पीड, कि वो कौन से फिजियोलॉजिकल फैक्टर हैं, इंटरनल फैक्टर हैं, या फिर कह सकते हैं हम हमारी फंक्शनिंग ऑफ इंटरनल बॉडी है जो कि इफेक्ट करते हैं हमारे स्पीड को, जो कि निर्धारित करते हैं हमारी स्पीड को। तो पहला है फास्ट ट्विच मसल फाइबर। ग्रेटर द परसेंटेज ऑफ फास्ट ट्विच मसल फाइबर फास्टर द स्पीड। देखिए, फास्ट ट्विच और स्लो ट्विच होते हैं। स्लो ट्विच फाइबर जो होते हैं वो एंड्योरेंस एथलीट के लिए होते हैं ज़्यादातर। जो फास्ट ट्विच मसल फाइबर होते हैं ये वो स्प्रिंटर्स के लिए होते हैं, और जितनी ज़्यादा परसेंटेज किसी मसल में फास्ट ट्विच फाइबर की होगी उतनी ही ज़्यादा आपकी बॉडी में स्पीड रहेगी, उतनी ही ज़्यादा वो मसल स्पीड से काम करेगा। नेक्स्ट है न्यूरोमस्कुलर रिस्पॉन्स। देखिए, हायर एंड फास्टर न्यूरोमस्कुलर रिस्पॉन्स
फास्टर एंड स्ट्रॉन्गर द मसल कॉन्ट्रैक्शन दस गेन स्पीड। देखिए अभी मैंने आपको बताया था कि जो इम्पल्स है आपकी, जो मोटर इम्पल्स है, जितनी हायर लेवल की होगी, जितनी फास्टर होगी, उतनी ही फास्ट मूवमेंट आएगी। देखिए जब आपका ब्रेन आपकी मसल को मैसेज पहुंचाएगा, जितनी फास्ट स्पीड से वो मैसेज आएगा उतनी ही फास्ट स्पीड से आपकी कॉन्ट्रैक्शन होगी मसल की, और जितनी फास्ट स्पीड से मसल कॉन्ट्रैक्शन होगी उतनी ही स्पीड गेन होगी। नेक्स्ट है एटीपी एनर्जी स्टोर। ग्रेटर द एटीपी फास्टर द एनर्जी रिलीज फॉर द स्पीड एंड एनारोबिक एक्टिविटीज। देखिए जितनी ज़्यादा एटीपी होगी, एटीपी कौन प्रोड्यूस करता है? माइटोकॉन्ड्रिया। तो जितनी ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होंगे सेल के अंदर या हमारी बॉडी में, उतने ज़्यादा फास्टर लेवल पर एनर्जी रिलीज होगी, और जितने ज़्यादा फास्टर लेवल पर एनर्जी रिलीज होगी स्पीड के लिए और एनारोबिक एक्टिविटीज़ के लिए, उतनी ज़्यादा हमारी स्पीड बढ़ेगी। नेक्स्ट है एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ। It depends on shape, size and coordination of muscles. For very quick and explosive movement, explosive strength is required. देखिए जो एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ है ये शेप, साइज एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ मसल्स पर डिपेंड होता है। देन अगर आपको क्विक मूवमेंट चाहिए, एक्सप्लोजिव मूवमेंट चाहिए, तो जो एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ है ये बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है फ्लेक्सिबिलिटी। हायर द फ्लेक्सिबिलिटी, जितनी हाई फ्लेक्सिबिलिटी होगी उतना ही ज़्यादा रेंज ऑफ मूवमेंट होगा जॉइंट्स का, और जितना ज़्यादा रेंज ऑफ मूवमेंट होगा उतना ही हेल्पफुल होगा स्पीड के लिए। नेक्स्ट इज फिजियोलॉजिकल फैक्टर डिटरमाइनिंग फ्लेक्सिबिलिटी। वो कौन से फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स हैं जो कि डिटरमाइन करते हैं, जो कि इफेक्ट डालते हैं फ्लेक्सिबिलिटी पर। फर्स्ट फिजियोलॉजिकल फैक्टर है मसल स्ट्रेंथ। फ्लेक्सिबिलिटी डिपेंड्स ऑन द लेवल ऑफ स्ट्रेंथ। जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो बहुत हद तक डिपेंड करती है लेवल ऑफ स्ट्रेंथ पर। वीक मसल कैन बिकम अ लिमिटिंग फैक्टर फॉर अचीविंग हायर रेंज ऑफ मूवमेंट। जो वीक मसल होगा वो क्या करेगा? एक लिमिटेशन पैदा करेगा, मतलब कहीं ना किसी हद तक एक रुकावट होगा जो आपका रेंज ऑफ मूवमेंट है, मतलब जो फ्लेक्सिबिलिटी है, हायर लेवल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी अचीव करने में। मतलब अगर आपकी वीक मसल है तो आप हायर लेवल ऑफ जो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी है उसको अचीव नहीं कर सकते हैं। मसल स्ट्रेंथ इज हाईली ट्रेनेबल, देयरफॉर इट कैन एनहांस फ्लेक्सिबिलिटी। देखिए जो मसल स्ट्रेंथ है आपकी वो ट्रेनेबल है, तो वो क्या है? डायरेक्टली एनहांस कर सकती है फ्लेक्सिबिलिटी को। नेक्स्ट है जॉइंट स्ट्रक्चर। देखिए हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप्स के जॉइंट्स होते हैं जो कि ग्रेटर रेंज ऑफ मोशन भी रखते हैं, जैसे कि बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो है ये शोल्डर का जॉइंट है और ये ग्रेटेस्ट रेंज ऑफ मोशन रखता है, मतलब हाईएस्ट फ्लेक्सिबिलिटी रखता है। तो इस तरह के जॉइंट्स जो हैं वो हमें फ्लेक्सिबिलिटी में मदद करते हैं और कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं, फिजियोलॉजिकल फैक्टर हैं जो कि निर्धारित करते हैं फ्लेक्सिबिलिटी को। नेक्स्ट है एज एंड जेंडर। फ्लेक्सिबिलिटी डिक्रीज विद द एडवांसमेंट ऑफ एज। देखिए जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है उतनी उतनी फ्लेक्सिबिलिटी घटती जाती है। इट कैन बी एनहांस्ड विद द हेल्प ऑफ ट्रेनिंग। लेकिन ट्रेनिंग के जरिए आप फ्लेक्सिबिलिटी को एनहांस कर सकते हैं। जेंडर ऑल्सो डिटरमाइन द फ्लेक्सिबिलिटी एज फीमेल टेंड टू बी मोर फ्लेक्सिबल देन मेल्स। जो जेंडर है वो भी डिटरमाइन करता है फ्लेक्सिबिलिटी। कैसे? जो फीमेल्स होती हैं इन कंपेरिजन टू मेल ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती हैं। नेक्स्ट है इंटरनल एनवायरनमेंट। द इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ एन एथलीट इन्फ्लुएंसेस द फ्लेक्सिबिलिटी। जो इंटरनल एनवायरनमेंट होता है किसी एथलीट का वो इन्फ्लुएंस करता है फ्लेक्सिबिलिटी को, वो प्रभावित करता है। इफ़ इंटरनल टेम्परेचर इंक्रीजेज फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीजेज, इफ डिक्रीजेज फ्लेक्सिबिलिटी डिक्रीजेज। देखिए कई बार वार्म अप करते हैं हम फ्लेक्सिबल एक्सरसाइज करने से पहले। वो क्यों करते हैं? फ्लेक्सिबिलिटी की एक्सरसाइज से पहले हमें वार्म अप इसलिए करना होता है क्योंकि जो हमारा कोर बॉडी टेम्परेचर है जब वो इंक्रीज होता है तो फ्लेक्सिबिलिटी ऑटोमेटिकली इंक्रीज होती है। देन वार्मिंग अप। वार्मिंग अप क्या होता है? जॉगिंग, रनिंग, एक्सरसाइज हेड टू टो, ये जनरल वार्म अप में आता है। तो इसमें क्या होता है, जब आप जनरल वार्म अप करते हैं तो उससे आपका कोर बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज होता है, जो कि आपका इंटरनल एनवायरनमेंट होता है यहाँ पर। तो ये दोनों जो पॉइंट हैं वो इंटर रिलेटेड हैं कि जितना अच्छा आपका वार्म अप होगा उतनी अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी बॉडी में आएगी। उसके बाद में है प्रीवियस इंजरी। देखिए इंजरी टू कनेक्टिव टिश्यू एंड मसल अल्टीमेटली लीड टू रिड्यूस फ्लेक्सिबिलिटी। अगर किसी स्पोर्ट्स पर्सन को पहले कोई इंजरी है, जॉइंट की इंजरी है, तो उसकी जो उस जॉइंट की फ्लेक्सिबिलिटी है वो रिड्यूस हो जाती है कहीं ना कहीं, और वो इतनी अच्छी जो उसकी फ्लेक्सिबिलिटी है वो नहीं रह पाती उस जॉइंट पर। नेक्स्ट है फिजियोलॉजिकल फैक्टर डिटरमाइनिंग कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज़। वो कौन से बॉडी के इंटरनल फंक्शन होते हैं या फिर फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं जो कि डिटरमाइन करते हैं कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज़ को। सो ये है न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन। न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन जो है वो कोऑर्डिनेशन बिटवीन नर्वस सिस्टम एंड मस्कुलर सिस्टम। मतलब जो आपका नर्वस सिस्टम है उससे मैसेज आपके स्केलेटल मसल तक पहुंचता है। जब ब्रेन से मैसेज जो होता है वो स्केलेटल मसल तक पहुंचता है। उन दोनों का जो कोऑर्डिनेशन है नर्वस सिस्टम का और मस्कुलर सिस्टम का, ये होना बहुत ज़रूरी है। जितना हाई कोऑर्डिनेशन होगा उतनी ही अच्छी आपकी कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज़ होंगी।